Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Survival of the Fittest. Let's resume our session. Next question है, which of the following is used for quantitative analysis of DNA binding proteins? तो DNA binding proteins के लिए अलग अलग कुछ टेक्निक्स का यूज करते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं, जिसके अंदर है सबसे पहले इम्सा की बात करें, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे, ये एक टेक्निक है जिसका यूज किया जाता है फॉर क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। इसमें क्या होता है कि जब डीएनए प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है तो उसका जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है तो वो जो रन होता है वो थोड़ा स्लोली रन होता है, स्लोली माइग्रेट होता है, क्योंकि वहां प्रोटीन्स बाइंड है। तो उस वजह से उसको इस तरह से उसको क्वांटिटेटिवली उसका डिटेक्शन किया जा सकता है कि कितनी प्रोटीन वहां पे बाइंड है। तो इस तरह से तो ये एक टेक्निक है जिसका यूज किया जाता है डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन ऐसे के लिए। अगर अदर ऑप्शंस की बात करें तो इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, ये किसी भी सेल के अंदर कोई भी जेनेट डीएनए है या नहीं है, किसी भी टिश्यू के अंदर न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। तो दिस इज फॉर डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, not for DNA binding proteins. And 2 amino thiophenol based fluorescent फ्लूरोमेट्रिक ऐसे, इसका जो यूज किया जाता है मेनली केमिकल और बायोकेमिकल फ्लूरोसेंस डिटेक्शन के लिए। तो ये भी यूज नहीं होगी डीएनए प्रोटीन के लिए। और रिसोर्सिनॉल बेस्ड फ्लूरोमेट्रिक ऐसे, ये मेनली यूज किया जाता है फॉर कार्बोहाइड्रेट एनालिसिस, नॉट फॉर द डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। तो इसमें हमारा जो अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज इम्जा। तो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन ऐसे जितने भी हैं, जिसमें चिप ऐसे हैं या फिर इसके अलावा भी यीस्ट टू हाइब्रिड ऐसे हैं, और काफी सारे अलग अलग एसेज हैं जिसमें इन विवो कौन सी टेक्निक है जिसमें हम डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी टेक्निक्स भी आपको अच्छे से रीड करनी है, अच्छे से पढ़ के जाना है। आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इसमें डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन से रिलेटेड काफी सारी टेक्निक्स है, उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैन नॉट बी। तो अगेन ये स्टेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो काई स्क्वायर क्या होता है? काई स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ इट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एज वेल एज ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो कोई भी चीज, कोई भी हाइपोथेसिस हमने दी है तो उसमें हमने एक्सपेक्ट किया है कि ये चीज आनी चाहिए, तो उसके बाद ऑब्जर्व जो भी चीज आई है वो उससे कितना डिफरेंट है, उस चीज को हम डिनोट करते हैं काई स्क्वायर से। तो काई स्क्वायर यहाँ पे क्या नहीं हो सकती है? तो काई स्क्वायर का अगर फॉर्मूला देखें यहाँ पे, तो काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या होगा कि एक्सपेक्ट हमने कुछ ना कुछ किया है, तभी हम ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्वेशन जो भी आएगी वो उससे कितना डिफरेंट है, ये हम चीज इसमें चेक करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन हमेशा हम रखेंगे या तो जीरो एक्सपेक्टेशन से कुछ अबव एक्सपेक्टेशन ही रखेंगे, उसमें जो डिफरेंस आएगा वो जीरो से इनफाइनाइट तक आ सकता है। नेगेटिव में वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट किया है तो उसमें जो भी ऑब्जर्व होगा वो नेगेटिव में कभी नहीं हो सकता है। उनका दोनों का बीच का डिफरेंस है वो जीरो से इनफाइनाइट तक लाई करता है। जीरो डिफरेंस है इसका मतलब उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो भी वैल्यू हमने एक्सपेक्ट की थी उतनी ही ऑब्जर्व हुई है। अगर उसमें कोई डिफरेंस नहीं है तो फिर उसको जीरो से डिनोट करेंगे। उसमें कोई पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है तो इसका मतलब थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस है, जितनी पॉजिटिव वैल्यू उतना ही डिफरेंस होगा, और वो इनफाइनाइट तक डिफर कर सकता है। लेकिन ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। तो काई स्क्वायर की वैल्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। Next question is, urea is used as a dissociating agent in polyacrylamide gel electrophoresis. It disrupt. तो polyacrylamide gel electrophoresis के अंदर यूरिया का यूज किया जाता है। प्रोटीन्स के लिए अगर यूरिया का यूज करेंगे तो यूरिया मेनली जो डिसोसिएट करता है वो करता है
नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स को। तो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे कौन कौन से हैं? पेप्टाइड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। इसके लिए काफी अलग डिटर्जेंट की जरूरत होगी, कोई एंजाइम्स की जरूरत होगी, तभी जाके पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक किया जा सकता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बीटा मरकेप्टोइथेनॉल का यूज किया जाता है या फिर डीडीटी का यूज किया जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग कुछ अलग एजेंट इसमें रिक्वायर्ड होंगे फॉर ब्रेकिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको ब्रेक किया जा सकता है यूरिया से। फोस्फेट बॉन्ड अगेन ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको भी ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो पूरा प्रोसेस है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, इसमें समझाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए इससे रिलेटेड भी आते हैं। इसमें कितने टाइप के इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं, सिंपल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉली एक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है और ये किस तरह से सेपरेट करते हैं मॉलिक्यूल्स को, इसके बारे में हम डिटेल में अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेट स्टैंड्स फॉर। तो फ्रेट FRET, फ्रेट क्या होता है? फ्लूरोसेंट रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। तो इसका जो फुल फॉर्म है फ्लूरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। अभी इसमें सिर्फ फुल फॉर्म पूछा है, हो सकता है आगे इसमें इससे रिलेटेड आपसे और भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया जाए। तो ये एक पावरफुल टेक्निक होती है फॉर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। तो फ्रेट से क्या चेक किया जाता है? मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को चेक किया जाता है। और ये इंटरेक्शन इतने क्लोज होते हैं कि काफी क्लोज, जैसे कि 1 to 10 नैनोमीटर तक के जो इंटरेक्शंस होते हैं, इतने क्लोजली इंटरेक्शन को ये डिटेक्ट कर सकते हैं, इतनी पावरफुल टेक्निक है। इसमें मेनली प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन चेक किया जाता है। कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें कन्फर्मेशनल चेंज हो रहा है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। इसमें मेनली क्या होता है कि जो डोनर और एक्सेप्टर होता है उसके बीच में जो फोटोन एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो विदाउट एनी फोटोन एमिशन के हो जाता है। तो इस तरह से फ्लूरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर टेक्निक का यूज किया जाता है। और इन ये जो डोनर और एक्सेप्टर होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है, उसी के बेस पे इसकी एफिशिएंसी को डिटेक्ट किया जाता है कि ये कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। और इसमें प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, बायोमोलिक्यूल के कन्फर्मेशनल चेंजेस या फिर न्यूक्लिक एसिड की फोल्डिंग कैसे हो रही है, वो सब सारी चीजें इसमें चेक की जा सकती है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग और काफी काफी पावरफुल टेक्निक है फॉर मोलिकुलर इंटरेक्शन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्लूरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज करेक्ट। तो ये माइक्रोस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन है, टेम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इसमें हाईली जो एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है उसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम्स का यूज करेंगे और ये हिट करते हैं कुछ बहुत अल्ट्रा थिन स्पेसिमेन के ऊपर। ये इस स्पेसिमेन पे ये हिट करेंगे और फिर वापस से ये रिफ्लेक्ट होंगे, ट्रांसमिटेड होंगे और स्कैटर्ड होंगे। ये स्कैटर्ड जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज उन स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करते हैं और मैग्नीफाइड करते हैं और फिर वहां पे स्क्रीन पे हमें इमेज फॉर्म होता है। तो इसमें इमेज जो फॉर्म होगा वो डायरेक्टली स्पेन पे हिट होने वाले इलेक्ट्रॉन से नहीं होगा, जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वापस से उनसे इनडायरेक्टली इमेज फॉर्म होता है। तो इस बेस पे हम अगर ऑप्शंस देखें तो द इलेक्ट्रॉन बीम इज फोकस्ड बाय द कंडेंसर लेंसेज टू साइमल्टेनियसली इल्यूमिनेट द एंटायर व्यूइंग फील्ड। तो कंडेंसर लेंसेज यहाँ पे कुछ जो स्मॉल स्पॉट होता है उसी को फोकस कर पाते हैं, यहाँ पे एंटायर फील्ड को ये फोकस नहीं करेंगे, तो ये आंसर नहीं हो सकता। द इलेक्ट्रॉन आर एक्सिलरेटेड एज ए फाइन बीम दैट स्कैन द स्पेसिमेन। तो ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है, ये टेम में नहीं होता है, टेम में स्कैनिंग नहीं होता, ट्रांसमिटेड होता है। इलेक्ट्रॉन सारे वो जो टिश्यू या स्पेसिमेन होता है उसके अंदर ट्रांसमिट होते हैं, ना कि वहां पे स्कैन करेंगे। तो ये भी रॉन्ग हो गया। The image is formed by electrons that are reflected back from the specimen. Reflected back ये भी wrong हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे
जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं स्पेसिमेन से उनसे नहीं होगा, क्योंकि इनको वापस से कलेक्ट किया जाता है, फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज होते हैं उनसे मैग्नीफाई किया जाता है, और फिर बाद में इसको डिटेक्ट किया जाता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी नहीं होगा। इमेज फॉर्मेशन इज इनडायरेक्ट, तो ये यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इमेज यहाँ पे इनडायरेक्टली फॉर्म होता है, डायरेक्टली फॉर्म नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड, माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड, या फिर अदर जितने भी टेक्निक है, फिश गिश फ्रेट, सबसे एक न एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप सिलेबस में जितनी भी मेंशन्ड सारी भी टेक्निक्स जो भी है उनको एक बार अच्छे से जरूर रीड करना है। इससे रिलेटेड मैं अलग से और वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी कि हर एक टेक्निक से रिलेटेड एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना दूं, जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो इनकॉर्पोरेट करके आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगी। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से रीड करनी है, अच्छे से पढ़नी है, जहां पे भी सोर्स मिले आपको। जरूरी नहीं कि कोई बुक्स, इससे रिलेटेड कोई बुक्स ही मिलनी चाहिए, आपको ऑनलाइन सोर्सेज कहीं से भी कोई भी सोर्सेज मिल रहा है, वहां से आप अपने प्रिपरेशन करें। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कर ले, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।